हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कि स्पीच कराते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को स्पीच के बारे में सोचते हैं, जब हमारा बच्चा स्पीच डिले हो जाता है, तो हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखें जिसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़े, और हम किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जब हम स्पीच थेरेपी करा रहे होते हैं बच्चे की, तो कैसे करवाएं। और क्वेश्चन ये भी है कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें और हमारे बच्चे का स्टेप कैसे कैसे फॉलो होगा। इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चे में जब हम स्पीच करा रहे होते हैं तो किन किन प्रॉब्लमों को ध्यान में रखा जाता है, किन किन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है। और जब आप ये सब सारी चीजें समझ लेते हैं तो आप अपने बच्चे के ऊपर काम कर पाते हैं। स्पीच में कोई भी कंडीशन हो, चाहे सीपी का कंडीशन हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, जेनेटिक कंडीशन हो, किसी भी तरह जेनेटिक कंडीशन हो, या सेरेब्रल पाल्सी हो, या ऑटिज्म हो, एडीएचडी, या किसी में भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, मेंटल रिटार्डेड हो, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, किसी भी कंडीशन का बच्चा हो, और उसमें अगर स्पीच की दिक्कत है तो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, इसके हम थोड़ा सा डिस्कस करें। वैसे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, लेकिन दो तीन चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसी चीजें होती है बच्चे को जब हम लोग स्पीच कराने जाते हैं या हम लोग खुद स्पीच करते हैं, तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। तो जब हमें प्रॉब्लम का पता लग जाएगा तो सॉल्यूशन हमें खुद मिलेगा। तो सॉल्यूशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले तो हम प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्या क्या रिवॉर्ड है, क्या क्या हमारा सॉल्यूशन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले। ठीक, देखिए पहले हम लोग स्पीच समझ लेते हैं। ठीक है, स्पीच के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि कई पेरेंट्स बोलते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं कि जाके पापा 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 पापा, मामा मामा बार बार रिपीट करोगे ना तो बच्चा बोल जाता है। पहले तो ये भी समझना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के बच्चे के साथ कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है, कौन से बच्चे के साथ कैसे वर्क करना चाहिए। हमारे स्पीच करते समय ओरल जो टंग का यूज ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा यूज होता है इंटेलेक्चुअल लेवल का। अगर मेरे बच्चे में इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत स्लो है तो हमें समझना पड़ेगा कि पहले आप अपने बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम कीजिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कीजिए। अगर बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, अपने जॉ को नहीं समझेगा, टंग को नहीं समझेगा, और अपने लिप्स को नहीं समझेगा मुझे कैसे मूवमेंट लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों को समझ में आए कि मैं टंग कैसे हिलाना है, जॉ कैसे हिलाना है, मुझे इमिटेट कर पाए। और अच्छी चीज ये होनी चाहिए कि बच्चे में कि सबसे ज्यादा अच्छा इमिटेशन होना चाहिए। अगर बच्चे में इमिटेशन नहीं है तो दिक्कत देखने को मिलती है हमें। उसका टोन बहुत ज्यादा है अगर मसल्स में तो भी दिक्कत देखने को मिलती है। अगर सीपी का बच्चा है तो टोन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा टोन होगा, उसके मूवमेंट नहीं ले पाएगा, जीभ का, लिप्स का, होठों का या जॉ का मूवमेंट नहीं ले पाते सीपी वाले बच्चे, तो उनको जॉ को हिलाने में दिक्कतें होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हम उसके टोन को रिड्यूस करें, किसमें, सेरेब्रल पाल्सी में। लेकिन ऑटिज्म के केस में जब हम क्या करते हैं, ऑटिज्म के केस में हमारे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत होती है। हर बच्चे में वाइब्रेशन कलर्स का यूज नहीं करते ओरल कराते समय, हर बच्चे में मसाज नहीं करते जब हम स्पीच करा रहे होते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन में कैसा बच्चा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ब्रशिंग वाइब्रेटिंग ब्रश सीपी में यूज कर रहे हैं, वो नुकसान वाली बात हो सकती है। ऑटिज्म बच्चे में खूब मसाज किए जा रहे हैं, मसाज का आउट तरीका अलग है, मसाज कराने का फायदा कुछ अलग है। तो कुछ बातें हम जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला कंसर्न ये होता है कि आप अपने बच्चों को पहले ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि एक थेरेपिस्ट जैसे आपके बच्चों को ले रहा है सब बच्चों को भी वैसे ही ले। सब बच्चे में स्पीच चल रहा है, सब बच्चे में मसाज चल रहा है, सब बच्चे में पापा पापा चल रहा है, सब बच्चे में एक ही तरीके का टोन चल रहा है, ऐसा नहीं होता। डिफर करता है कि कौन सा बच्चा किस कंडीशन का है। ठीक है, तो हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आइए थोड़ा पास से समझते हैं। ठीक है, पहले तो कंसर्न ये जाता है कि पहले जब आप मुंह खोल रहे हैं तो बच्चा मुंह खोले। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप मुंह खोल रहे हैं तो बच्चा मुंह खोले, यानी कि इमिटेट करे। मुंह खोल रहा है बच्चा, ठीक है ना, माउथ ओपन कर रहा है, लेकिन कंसर्न क्या देखने को मिल जाता है, माउथ तो ओपन करने लग गया है। जब हमारी फर्स्ट टेस्ट है कि पहले माउथ तो ओपन करे, पहले टंग तो बाहर निकाले, जैसे मैं इमिटेशन की बात कर रहा था, पहले ई करे, ऊ करे, ए करे, कुछ भी माउथ का पैटर्न बनाए। लेकिन माउथ के पैटर्न के साथ साउंड भी होना चाहिए। अगर बच्चा माउथ खोल लिया तो साउंड भी आना चाहिए। बच्चे में साउंड नहीं आता, माउथ इधर उधर करता, मुंह इमिटेट करेगा लेकिन साउंड नहीं निकलेगा। तो होना क्या चाहिए, जैसे आप अपने बच्चे को माउथ ओपन के ऊपर काम कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है, साउंड के ऊपर काम करना है कि माउथ खोल के साउंड निकाले जो कि आप पर्टिकुलर चाह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ए तो बच्चा ए करे, मैंने बोला ई वो भी बच्चा ई करे। तो ये कंसर्न जरूरी है। ठीक है ना, पहला गोल यही हो जाता है कि बच्चा समझे कि हाँ मुझे माउथ खोल के
आ ई जो भी करवा रहे हो वो करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुरंत वर्ड बोलते, पहले तो बच्चा लेटर बोलता है, ठीक है। लेटर के बाद फिर बोलेगा उसका वर्ड कनेक्ट करेंगे, फिर वर्ड के बाद 2 वर्ड कनेक्ट करेंगे, फिर सेंटेंस कनेक्ट, फिर 2-3 वर्ड कनेक्ट करेंगे। ऐसे करते करते सेंटेंस बनाते हैं। हम डायरेक्ट सेंटेंस पे नहीं आ जाते या डायरेक्ट वर्ड पे नहीं आते। पहले तो कंसर्न है कि पहले लेटर तो बोले, लेटर बोलेगा ही नहीं और हम सोच रहे कि बच्चा पापा पापा कब बोलेगा, पापा जाओ कब बोलेगा, है ना। ये सब चीजें समझनी जरूरी जाती है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने मुंह खोला तो मुंह खोले, मुंह खोलने के साथ आवाज भी बाहर है। कई बार क्या होता है मुंह तो खोल रहे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए, बच्चे ने मुंह खोला, आपने मुंह खोला, बच्चे ने भी मुंह खोला, आवाज भी निकली, लेकिन जब आप सेकंड टाइम लेके जा रहे हो बच्चे को, तब बच्चा कर ही नहीं रहा। एक बार आपने मुंह खोल दिया आ, बच्चे ने भी आ कर दिया, लेकिन जब सेकंड टाइम बुलवा रहे हो बच्चा कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन चल रहा है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा, क्योंकि एक है ना रेपिटेशन चलता है तो बच्चा उसको फिक्स कर लेता है। उसे ये नहीं समझ में आता कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ये बात समझो जरा, फिर से समझना। बच्चे ने एक बार आ कर दिया, लेकिन जब आप सेकंड टाइम फिर से बोल रहे हो आ करने के लिए, तो बच्चा आ ही नहीं कर रहा। तो उसको समझ में आना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, जो आप करवा रहे हो, जो आप करवाना चाह रहे हो मेरे मुंह से सही निकला है। तो राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बच्चे को समझ में आ जाए कि हाँ ये वाला मुझे बोलना है। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता, आ करेगा लेकिन चा करेगा चा नहीं करेगा। क्यों? उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये भी करना है, उसे बस ये पता है कि आ के टाइम आ करना होता है। तो बच्चे क्या होता है यहाँ पे सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता, ठीक है। समझो जरा, अब क्या होता है कि आप बोले हो आ, बच्चे ने भी बोल दिया आ, आपने बोला चा, तो बच्चे ने चा नहीं बोला, वो आ ही आ बोला जा रहा है, वो फिर से आ बोल दिया। तो ये क्या हो गया, बच्चा फिक्स हो गया, यानी कि बच्चे का पैटर्न बन गया, एक रेपिटेटिव बिहेवियर बन गया कि मुझे आ बोल दिया, आ बोलना है, चा बोल रहे हो तो चा नहीं बोलना, क्योंकि मैं आ ही समझ पा रहा हूं, ठीक है। इसको समझो जरा, हमें इस पे भी काम करना पड़ता है कि जब बच्चा अपने पैटर्न में आ जाता है तो उस पैटर्न को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने तो आ बोल दिया तो बच्चा सब चीज बोलने लग जाएगा, नहीं। आ बोले तो आ बोलेगा, पापा बोला एक बार पापा से आते पापा ही बोलेगा, चाचा बोलेगा तो चाचा नहीं बोलेगा बच्चा। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पहले आ बोला है बच्चा बोला, अगर आपने चा बोला है तो बच्चा भी चा बोले, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो कई बार हमारा बच्चा नहीं बोल पाता, क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि एक स्टेरियोटाइपिकल पैटर्न बन जाता है। बच्चा आई तो आ, उसको ये आई पता लगा, फिक्स हो गया, इसका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग गया। अब सबकॉन्शियस माइंड में उसके आ मतलब चा को डालने में दिक्कत होगा आपको, तो इस पे कैसे काम करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिलता है कि बच्चे को ये पता लग गया कि आ बोलने पे आ बोलना है, चा बोलने पे चा बोलना है, ठीक है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को आ के बाद आ बोला हूं मैं, चा के बाद चा बोला हूं, इसमें उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला। जैसे मैंने आ बोला, बच्चे ने भी आ बोला, मैंने चा बोला, बच्चे ने भी चा बोला, लेकिन जब मैं फिर से आ बुलवा रहा हूं उसे समझ में नहीं आया कि मेरे को क्या बोला गया। एक पैटर्न बन गया फिर यहाँ पे, क्योंकि मेमोरी में ये फिक्स नहीं हुआ कि जो मैंने पहले बोला था वही मुझे बोलना है। ये समझना, कई बच्चे बोल जाते हैं फिर उसको यही नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं कि आ बोलते समय आ बोल दे, चा बोलते समय चा बोल दे, लेकिन जब आप फिर से आ लेंगे उसे कॉन्सेप्ट नहीं कि मैंने बोला था यही बोला था। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने मेमोरी में उस वर्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसके मेमोरी में वो बातें सेट नहीं हो पा रही। ये कॉन्सेप्ट आप समझो, ठीक है। अब आप समझना कि यहां तक उसके मेमोरी में फिक्स नहीं हुआ, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बच्चे को जब ये मेमोरी में भी फिक्स हो गया तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखना जरा। अब बच्चे को पता लग गया कि मुझे आ के साथ आ बोलना, चा के साथ चा बोलना, गा के साथ गा बोलना है, बच्चे ने बोल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, गा के साथ गा बोल दिया, चा के साथ चा बोल दिया, आ के साथ आ बोल दिया। आप जैसे जैसे बुलवा रहे हो वैसा वैसा बच्चा बोलते जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, मम्मी बुलवा रही तो बोल रहा है, पापा बुलवाएंगे तो नहीं बोल रहा। ये भी देखने को मिलता है, मम्मी बुलवा रही है तो बोल रहा बच्चा, थेरेपिस्ट बुलवा रहा है तो बोल रहा बच्चा, लेकिन जैसे ही मम्मी बुलवा रही है बच्चा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसके दिमाग में सेट है कि ये चीजें सर बुलवाएंगे, थेरेपिस्ट बुलवाएगा या मम्मी बुलवाएगी तो ही बोलना है, अदरवाइज किसी का और की बात उसको समझ में नहीं आएगी कि वो बोल क्या रहा है। टोन अलग हो जाता है, कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब आप समझो, बच्चे ने प्रैक्टिस करते करते पापा पापा सीख लिया, ठीक है, पापा सीख लिया, चाचा सीख लिया, दादा सीख लिया, लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि पापा कब बोलना चाहिए, व्हेन।
उसे ये नहीं पता लग रहा पापा कब बोलना है, उसे ये नहीं पता लग रहा पापा क्यों बोलना है, ये नहीं पता लग रहा उसे कि किस पर्सन के सामने पापा बोलना है। समझो जरा, अगर पापा बच्चा बोल पा रहा है तो हमें इस पे काम करना पड़ता है कि पापा वो कब बोले, पापा वो क्यों बोले और पापा किस पर्सन के सामने बोले। इस पर थेरेपिस्ट काम नहीं कर पाते, या हमारे जो भी मम्मा या फादर होते हैं वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते कि ये चीजें बच्चे के अंदर फिक्स करनी कि दादा के टाइम दादा को कब बोलेगा, ठीक है, कैसे बोलेगा, कब बोलेगा, क्यों बोलेगा, कौन से पर्सन के सामने उसको दादा कहना, सबके सामने पापा पापा बोले, पापा लाओ, पापा पानी, मम्मी के सामने भी जाके बोला पापा पानी, पापा के सामने भी पापा पानी, दीदी के सामने पापा पानी, सबके सामने पापा पानी, जब उसको नीड हो रही है। तो ये समझना पड़ेगा कि पापा बोल रहे हैं ना तो किसके सामने कब और कैसे बोले, ठीक है ना, ये चीज समझो जरा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की पापा बोलना सीख गया, वो पापा के सामने पापा तो बोल रहा है लेकिन पापा के साथ वो ये नहीं बोल पा रहा उठाओ, पकड़ो, चलो, रखो, सुनो, बहुत सारे ऐसे वर्ड है कि जो से बजे पापा उठाओ, पापा पकड़ो, क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये सब क्यों नहीं बोलने आ रहा। एक तो हमने वर्ड कनेक्ट पे काम नहीं किया होगा, दूसरा क्या होगा हुआ होगा कि पापा के साथ पापा रखो का मतलब नहीं समझ में आएगा, ये रखो का मतलब नहीं पता लगा होगा। तो जब हम बैठ के स्पीच थेरेपी करते हैं ना, बैठ के हम स्पीच कराते हैं तो उसका आउटकम नहीं मिलता, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्शन के साथ लेना पड़ता है। पापा रखो का मतलब क्या होता है उसे समझाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, वो बोल तो लेगा, रिपीट करेगा, आपको बार बार रिपीट करने लग जाएगा, फिर इकोलेलिया डेवलप हो जाता है, बीमारी आ जाती है इकोलेलिया, ठीक है, वो रिपीट करता रहेगा बार बार, पापा रखो बोला, पापा चलो, उसको समझ में नहीं आ रहा पापा चलो का मतलब क्या है, रखो का मतलब, दे दो का मतलब, के पास का मतलब, सुनो का मतलब, चलो का मतलब, देखो का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड होते, बहुत सारे वर्ड है, तो उसको आप एक्शन के साथ लेना पड़ेगा, हमें एक्शन के साथ समझाना पड़ता है, वो बहुत सारी चीज, उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस बीच में। तो हमें ये देखने को मिलता है जब पापा बच्चे बोल लिया तो उसको यही समझ में नहीं आ रहा पापा उठाओ, पापा रखो, पकड़ो, सुनो, ये कब बोलना है मुझे, या इसका मतलब क्या है, तो बच्चा बोलते ही नहीं कभी। अगर बच्चा बोल भी लिया तो उसको ये समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या, बच्चा रिपीट करता जाता है। और फिर आप कई बार कंडीशन देखते होंगे, सुनो, चलो, बच्चा रिपीट करता है, सेम चीज रिपीट करने लग जाता है, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे ये है कि सपोज दैट पापा रखो का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, पापा रखो। अब इसे ये नहीं समझ में आ रहा पापा खा रहा हूं या पापा खा चुका हूं या पापा खाऊंगा या पापा खा लिया, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमने टेंस स्ट्रक्चर नहीं उठाया, उसके सामने टेंस स्ट्रक्चर नहीं उठाया कि बच्चे को समझ में आ जाए कि पापा खा रहा हूं का मतलब कब बोलना चाहिए, किस टाइम जोन में बोलना चाहिए, और मैं खा रहा हूं कब कनेक्ट करना चाहिए। मैं पानी पी रहा हूं के साथ बोला पानी पी चुका हूं, आप पूछ रहे पानी पी रहे हो, नहीं, तो बच्चा क्या बोल रहा, पानी पीऊंगा, बोलो पानी पी रहा हूं, बच्चा बोल ही नहीं रहा क्योंकि उसे आपने तो इतना रटवाया, गलत तरीके से रटवाया है, तो बच्चा क्या बोलेगा, पानी खाऊंगा, दाल खाऊंगा की जगह बोलेगा पानी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा की जगह बोलेगा पानी खाऊंगा, घूमने चलूंगा की जगह बोलेगा घूमने खाऊंगा, क्योंकि बच्चे को आपने टेंस स्ट्रक्चर नहीं लिया, उसको टेंस कैसे किस टाइम में क्या बोलना चाहिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको टेंस स्ट्रक्चर जब तक नहीं लेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। खा लिया, सकता हूं, सकूंगा, या चाहिए, या पड़ा था, या होना चाहिए था, या हो सकता है, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर है। तो वो बच्चे को कब लेंगे आप, जब बच्चे को आप पापा खा रहा हूं उसको बोलने आ रहा है तो उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं रहा हूं कब बोलना, चुका हूं कब बोलना, खाऊंगा कब बोलना, इन सब के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, वर्ड के ऊपर काम करना पड़ता है, टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया और बच्चा बोलने लग जाएगा, कब बोलेगा वो, कैसे समझेगा वो, ठीक है ना, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके आगे हम लोग टेंस कनेक्ट करते हैं, सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, पापा खा रहा हूंगा और गिलास रख दूंगा, ठीक है, ये दो सेंटेंस है, पापा खा रहा हूंगा और गिलास रख दूंगा। इसका मतलब क्या है, बच्चा मल्टीपल कमांड फॉलो नहीं कर रहा, बच्चा समझ भी नहीं पा रहा कि हाँ इसको कनेक्ट कैसे, क्या यहाँ पे और का मतलब क्या है,
ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें समझनी पड़ती है, और बहुत इस पे बहुत इजी तरीके से काम करेंगे, कुछ ट्रिक के साथ काम करेंगे, टेक्निक के साथ काम करेंगे, तो बच्चे में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्पीच को लेकर बच्चा सारी बातें बोलता है, पैराग्राफ में भी बोलता है और बहुत अच्छे से बोलता है। अगर हमने ये सब चीजों को नोटिस किया जो बताए गए, मेमोरी पे ध्यान रखो, उसके पैटर्न पे ध्यान रखो, उसके सिचुएशनल पे ध्यान रखो, उसके फिक्सेशन पे ध्यान रखो, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखो, उसके ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखो कि सेंटेंस को कैसे ऑर्गेनाइज करता हो। ये सब चीजों के ऊपर जब हम काम करेंगे स्पीच के ऊपर, तब जाके बच्चे में स्पीच आती है। और हमें लगता है कि बैठाया बोलने लगेंगे, रिपीट करेंगे, बोलेंगे पा बोलो तो पा बोलेगा, चा बोलेंगे तो चा बोलेंगे। उसे ये भी समझाना है कि गलत बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, उसे ये भी समझाना है कहाँ बोलना है, किस जगह बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, छोटे के साथ कैसे बोलना है, बड़े के साथ कैसे बोलना है, ठीक है, किस एनवायरनमेंट में कैसे बोलना है, किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, कोई गुस्सा कर रहा है तो कैसे शांत रहना है, कितना टाइम से बोलना है, कितना टाइम से नहीं बोलना है, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करना पड़ता है हमें। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर काम कीजिए और अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइए। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।